राघव समझ चुका था कि बॉक्सर ज़ॉम्बी अब उसके कंट्रोल में था और उसके कमांड्स फॉलो कर रहा था। ये सब देख काया भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी ज़ॉम्बी फिर से गुर्राया। ये सुन राघव और काया को जरा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। राघव ने ज़ॉम्बी को फिर कमांड दिया, पीछे मुड़ो। राघव का कमांड सुनते ही ज़ॉम्बी पीछे की तरफ मुड़ गया। फिर राघव ने काया को तुरंत जिम फ्लोर के गेट की तरफ जाने का इशारा किया। काया इंस्टेंटली गेट की तरफ चली गई। जैसे ही काया गेट की तरफ आगे बढ़ी, तुरंत राघव ने ज़ॉम्बी को एक और कमांड दिया, अब मेरी तरफ देखो। कमांड सुनते ही ज़ॉम्बी फिर से राघव की तरफ मुड़ गया। राघव ज़ॉम्बी को कहने लगा, जाओ और उस कोने में खड़े हो जाओ। ज़ॉम्बी ने ठीक वैसा किया जैसा उसे करने को कहा गया था। मौके का फायदा उठाते हुए राघव अपनी मशीन और बैग लेकर जिम फ्लोर से बाहर निकल गया। वहां काया बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। काया को देखते ही राघव ने कहा, प्लीज डोंट फॉलो मी, आई हैव मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो यू विल बी एन अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। तुम्हें इतनी सिंपल बात समझ क्यों नहीं आती? राघव की ये बात सुन काया गुस्से से बोली, लुक हूज टॉकिंग, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए हो। हाँ तो हम क्यों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने? राघव ने काया से कहा, तुम्हारे जितना सेल्फिश और डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। काया ने अपनी आंखों से उभरते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। राघव ने जवाब में कहा, व्हाटएवर, और इतना कहकर वो चलने लगा। कुछ देर काया वहीं खड़ी सोचती रही और फिर राघव के पीछे पीछे चलने लगी। राघव को समझ आ गया था कि काया उसी के पीछे पीछे आ रही थी। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर हिलाया और कुछ भी बोले बिना काया को खुद का पीछा करने दिया। वो समझ चुका था कि उसके लिए अब काया से पीछा छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कुछ दूर आगे जाते ही राघव और काया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, धब धब धब, मानो जैसे कोई महाकाय प्राणी उनकी तरफ चला आ रहा हो। पूरा शहर लाल रंग के अजीब तरह के स्मोक की चपेट में होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। राघव ने काया को ठहर जाने का इशारा किया। कम विजिबिलिटी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन आ रहा है। राघव और काया आवाज की डायरेक्शन में कुछ मोमेंट्स देखते रहे। अचानक से उन्हें स्मोक में एक परछाई दिखी। राघव समझ चुका था कि वो बॉक्सर ज़ॉम्बी ही था। बॉक्सर ज़ॉम्बी चलते हुए राघव के पीछे पीछे आ रहा था। राघव ने पैनिक करते हुए काया से कहा, रन रन रन। लेकिन शायद उस बॉक्सर ज़ॉम्बी ने उसे खुद का कमांड समझ लिया था और वो बहुत ही ज्यादा तेज भागने लगा। ज़ॉम्बी इतना तेज भागा कि कुछ ही पलों में राघव और काया से आगे निकल गया था। भागते भागते राघव और काया एक क्रॉस रोड्स पर जा पहुंचे। वो दोनों ही बॉक्सर ज़ॉम्बी की हरकतें देखकर सरप्राइज थे। एक तो ज़ॉम्बी एंडलेसली भाग रहा था और भागते भागते जब उसने राघव और काया को ओवरटेक किया तब उन दोनों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। क्रॉस रोड्स पर पहुंचते ही राघव और काया आउट ऑफ ब्रेथ होकर कुछ पल के लिए वहां खड़े रह गए। उन दोनों को नहीं पता था कि क्रॉस रोड्स की लेफ्ट वाली सड़क पर एक ज़ॉम्बियों की टोली जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उस टोली ने इन दोनों पर अचानक से हमला कर दिया। राघव और काया समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक ज़ॉम्बी ने काया को गर्दन से पकड़ा और उठाकर दूर फेंक दिया। काया हवा में उछल दूर जा गिरी और उसके घुटने का घाव सड़क पर घिसने की वजह से अब और गहरा हो गया। काया सड़क पर लेटी अपने घुटने को पकड़ करहा रही थी। उधर दो ज़ॉम्बीज ने एक साथ राघव पर धावा बोल दिया। जैसे ही एक ज़ॉम्बी ने राघव की गर्दन पकड़ी वैसे ही उस ज़ॉम्बी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। बॉक्सर ज़ॉम्बी ने अपने एक हाथ से ज़ॉम्बी को होल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था। ये देख सारे ही ज़ॉम्बीज एक साथ बॉक्सर ज़ॉम्बी पर टूट पड़े। लेकिन मंजर भी देखने लायक था। एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज को बॉक्सर ज़ॉम्बी ने मारना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन को ये काम करने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया हो। किसी ज़ॉम्बी की आंखें निकल चुकी थी, किसी का हाथ उखड़ चुका था, तो किसी का पाँव गायब हो चुका था, तो वहीं किसी की गर्दन तक उल्टी हो गई थी। मैटर ऑफ सेकेंड्स में बॉक्सर ज़ॉम्बी ने पूरी ज़ॉम्बियों की टोली को परास्त कर दिया था। राघव और काया जान चुके थे कि वो ज़ॉम्बी अब राघव को लॉयल हो चुका था। लॉयल्टी का रीजन जरूर समझ नहीं आ रहा था। राघव के सवालों की लिस्ट में एक और सवाल अब ऐड हो चुका था।
बॉक्सर ज़ॉम्बी वहां ज़ॉम्बी की टोली से लड़ ही रहा था कि राघव और काया फिर वहां से भागने लगे थे। ज़ॉम्बी की लॉयल्टी के बारे में जानने के बावजूद वो दोनों ज़ॉम्बी को साथ रखने का रिस्क नहीं ले सकते थे। ज़ॉम्बी का कोई भरोसा नहीं, कब वो क्या कर दे। राघव और काया को जाता हुआ देख मानो बॉक्सर ज़ॉम्बी उदास सा हो गया था, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को उसे छोड़कर जाता हुआ देख उदास हो जाता है। बॉक्सर ज़ॉम्बी फिर भी डटकर लड़ता रहा। राघव और काया केयरफुली चलते हुए 3 से 4 किलोमीटर आगे आ चुके थे। राघव के दिमाग में एक ही बात बार बार चल रही थी, उसको कुछ भी करके एक सेफ हाउस खोजना था। सेफ हाउस ही एक ऐसी जगह होगी जहां ज़ॉम्बीज के किसी भी खतरे के बिना राघव उस मशीन के ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर पाएगा। राघव को गहरी सोच में डूबा हुआ देख काया ने उससे कहा, जो सोच रहे हो वो मुझसे भी शेयर कर सकते हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई प्लान होगा तो शायद मैं भी उसमें इनपुट दे पाऊं। राघव ने काया के सामने एक वीक स्माइल की और कहा, मैं सेफ हाउस के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी कौन सी जगह पूरी सिटी में होगी जो सेफ हाउस मानी जा सके। काया राघव का सवाल सुनते ही बोल पड़ी, मंदिर, कोई भी मंदिर या चर्च या मस्जिद सेफ हाउस हो सकता है। ये ज़ॉम्बी पैंडेमिक साइंटिफिक होने के साथ साथ सुपरनैचुरल भी तो हो सकता है, और डार्क सुपरनैचुरल एनर्जीज कभी भी पवित्र जगहों पर नहीं जा सकती हैं। राघव काया की प्रॉम्प्टनेस को देखकर इम्प्रेस हो गया था और कहने लगा, यस, यू मे बी राइट। देखने में ये सब कुछ सिर्फ साइंटिफिक ही हो ऐसा नहीं लग रहा। पूरी सिटी की वाइब्स ही कुछ अलग हैं, जैसे कि इस दुनिया की हो ही ना। काया राघव को खुद की बात से अग्री होते हुए देख खुद सरप्राइज्ड हो उठी। राघव ने आगे कहा, एक बड़ा सा मंदिर जिसमें काफी इनफ स्पेस हो और पीने के लिए पानी मिलता रहे, वैसा मंदिर हमें सोचना होगा। काया के पास मुंबई की सिर्फ बेसिक नॉलेज ही थी, फिर भी उसे पता था कि कहाँ जाना चाहिए। काया स्माइल करते हुए बोली, आंसर सिंपल सा है, महालक्ष्मी मंदिर। काया के जवाब ने राघव को फिर एक बार इम्प्रेस कर दिया। उसने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं, हमें महालक्ष्मी मंदिर ही चलना चाहिए। महालक्ष्मी मंदिर हमारे लिए सेफ हाउस हो सकता है, सवाल सिर्फ ये है कि वहां तक जाएं कैसे। राघव और काया अब किसी रोड साइड बस स्टैंड पर बैठे थे। बस स्टैंड के एग्जिट के सामने संजय गांधी नेशनल पार्क का एंट्री गेट दिखाई पड़ रहा था। नॉर्मल दुनिया में जिस पार्क में दिन के किसी भी वक्त चकाचौंध रहती थी, वहां उस वक्त कोई परिंदा तक अपने पर नहीं फैला रहा था। एसजीएनपी के एंट्री गेट को देखकर राघव को समझ आ गया था कि वो लोग मुंबई के बोरीवली एरिया में थे। राघव ने तुरंत ही काया से कहा, वी आर इन बोरीवली, और जिस जगह हम बैठे हैं वहां से रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर जितने डिस्टेंस पर है, जहां हम वॉक करते हुए भी पहुंच सकते हैं। वी शुड टेक आवर चांसेस। शायद लोकल ट्रेन चलती हूँ, हमें चर्च गेट वाली ट्रेन लेनी होगी। कम ऑन, लेट्स गो। राघव और काया अब बोरीवली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चुके थे। काया को पास ही में एक शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ा। काया तुरंत ही प्रार्थना में हाथ जोड़कर अपना सर झुका बैठी। राघव काया को देख खुद भी हाथ जोड़ बैठा। मंदिर के आसपास एक अलग ही तरह की शांति थी। वहां की वाइब्रेशंस इतनी रिदमिक थीं कि मानो जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल हो गई हो। राघव और काया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन समझ गए कि उनका महालक्ष्मी मंदिर जाकर सेफ हाउस बनाने का डिसीजन सही था। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि वहां तक पहुंचना भी अपने आप में ही एक खतरनाक दुश्मन से जंग के बराबर था। राघव और काया अब बोरीवली रेलवे स्टेशन के ईस्टर्न एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। खुद की दुनिया और इस दुनिया की सिमिलैरिटी देखकर राघव सरप्राइज था, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि उसी सिमिलैरिटी की वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था। राघव काया से बोला, हम बोरीवली रेलवे स्टेशन के ईस्टर्न साइड हैं। यहाँ से एंट्री लेने पर सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 10 पड़ेगा। हमें अब अंदर जाकर देखना चाहिए। स्टेशन के बाहर भी अजीब तरह का सन्नाटा था। दूर दूर तक वही लाल स्मोक दिखाई दे रही थी और इस वजह से इधर भी विजिबिलिटी काफी कम थी। राघव की मुंबई में उस वक्त काया की दिल्ली जैसा क्लाइमेट था। स्टेशन में एंटर करने पर राघव ने नोट किया कि यहाँ इस वर्ल्ड का बोरीवली रेलवे स्टेशन नॉर्मल वर्ल्ड के रेलवे स्टेशन का मिरर इमेज था। ईस्टर्न साइड के एंट्रेंस पर जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 होना चाहिए था, वहाँ यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। नॉर्मल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 कनेक्टेड थे। राघव और काया अब स्टेशन में एंटर हो चुके थे। आसपास का मुआयना करने पर काया ने नोट किया
कि बहुत से इंसान अलग अलग जगह छिपे हुए थे। वो उन्हीं छुपे लोगों में एक बूढ़े आदमी की तरफ आगे बढ़ी। काया को देख वो बूढ़ा आदमी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे प्लीज कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। तभी काया गलती से ज्यादा एक्साइट हो बोल पड़ी, अंकल डरिए मत, हम भी आप ही की तरह एक इंसान हैं, ज़ॉम्बीज़ नहीं। ये सुन बूढ़े आदमी को अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए काया को आवाज ना करने के लिए कहा। वो देख काया वहीं रुककर राघव के पास वापस लौट गई। राघव को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देख काया ने उससे पूछा, व्हाट इज द मैटर? रिप्लाई में राघव ने कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर एक वेटिंग एंड रेस्ट रूम होना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हम वहां जाकर थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं और उसके बाद वी विल थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट। राघव और काया एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए यूज किए जाने वाले फुट ब्रिज पर जाने लगे थे। फुट ब्रिज पर से जो नजारा दिख रहा था वो देख राघव और काया की आंखें बड़ी हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीच की रेलवे ट्रैक ऑलमोस्ट पूरी लाल रंग की थी। उस ट्रैक के दोनों तरफ तार की ऊंची फेंसिंग थी। पूरी ट्रैक पर 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज बौखलाई से घूम रहे थे। लेकिन अब जो मंजर राघव और काया देखने वाले थे उसके सामने तो ये एक फेरी टेल था। जैसे ही राघव और काया आगे बढ़े तुरंत ही एक भयानक आवाज में स्टेशन अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही ट्रेन चर्च गेट की तरफ जाने वाली 12 डिब्बों की जल्द लोकल है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही ट्रेन चर्च गेट की तरफ जाने वाली 12 डिब्बों की जल्द लोकल है। वही अनाउंसमेंट वैसे ही भयानक आवाज में मराठी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी हुई। राघव ये सब देख सहम सा गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके आगे जाने का मन बना लिया था। राघव और काया के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ये उन दोनों के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। दोनों ही अब प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ चुके थे। थोड़ा आगे चलने पर उन दोनों को वेटिंग एंड रेस्ट रूम नजर आ गया था। रूम में एंटर होकर राघव और काया टर्न बाय टर्न फ्रेश हुए। राघव ने फूड बैग में से 2 फूड पैकेट्स निकाले, एक खुद के लिए और दूसरा काया को दिया। इतने लंबे अरसे के बाद कुछ खाकर मानो दोनों के बदन में एक नई जान ही आ गई थी। खाना खाकर राघव और काया रूम को अंदर से लॉक करके कुछ देर के लिए वहीं रखी बेंचेस पर लेट गए। बेंचेस काफी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर सेफली खड़े रहकर भी सोने मिल जाता तो वो भी उन दोनों के लिए आरामदायक था। उस रेस्ट रूम में और भी कई लोग थे जो खुद को बचते बचाते छुपाए बैठे थे। देखते ही देखते राघव और काया ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए सो गए थे। वो दोनों ऐसी मासूम नींद सोए थे मानो जैसे बाहरी दुनिया की उन्हें परवाह ही ना हो। डरावनी आवाज में हूटर बजने की वजह से राघव और काया की नींद टूट गई। नींद से अचानक उठने की वजह से दोनों ही ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था और वो कैसा हूटर था। राघव ने काया को वहीं बैठे रहने का इशारा किया। राघव उठकर 2 ग्लास पानी लेकर आया, एक ग्लास खुद के लिए और दूसरा काया को दिया। पानी पीते वक्त वही डरावना हूटर फिर से सुनाई दिया और फिर उसी डरावनी आवाज में अनाउंसमेंट हुई, प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 वर येणारी लोकल चर्च गेट जाणारी 12 दिव्यांची जल्द लोकल आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 वर येणारी लोकल चर्च गेट जाणारी 12 दिव्यांची जल्द लोकल आहे। ये हूटर और अनाउंसमेंट सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और अब बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए पब्लिक का रश हो रहा हो, लेकिन ये रश कुछ अलग था। राघव उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर देखा। बाहर का मंजर देखकर राघव तुरंत दरवाजा बंद करके अपने मुंह पर हाथ रख के स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे देख काया भी पूछ बैठी, क्या हुआ राघव? ऐसा तो क्या देख लिया राघव ने बाहर हो रही शोर में? क्या राघव और काया दोनों आने वाली ट्रेन पकड़ पाएंगे?